हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और एक्सरसाइज 2.2 का जो लास्ट पार्ट है वो आज नाउ मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of a GP। मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे 3 जीपी है। एक जीपी में टोटल जो टर्म है वो n टर्म है और उसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमें Sn। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट जीपी है उसमें टर्म कितने हैं, 2n टर्म है और उस 2n टर्म को जब हम प्लस करेंगे तो मिलेगा S2n। और जो थर्ड जीपी है हमारे पास वो है, उसमें टोटल टर्म है 3n और 3n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास 3n है और जब हम उसको प्लस करते हैं तो जो भी मिलता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S3n से। तो इस तरह से हमें दिया हुआ है Sn, S2n और S3n जो कि n, 2n और 3n टर्म्स का जो जीपी है डिफरेंट, तीनों एक ही जीपी नहीं है, 3 अलग अलग जीपी है, उनका टोटल दिया हुआ है। अच्छा, अभी शो क्या कर रहा है, हमें वेरीफाई करना है Sn 3n माइनस S2n, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके और राइट हैंड साइड को प्रूव करें या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड को प्रूव करें, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों साइड को सॉल्व करें और अगर आंसर इक्वल आ रहा है इसका मतलब इट इज वेरीफाइड। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि Sn, S2n और S3n उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो दे दिया हुआ है कि n टर्म का Sn है, 2n टर्म का S2n है और 3n टर्म का S3n है। तो पहले वैल्यू फाइंड कर ले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अभी अगर हमारे पास टोटल टर्म n होते हैं और ये एक जीपी है तो जीपी को जब आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, Sn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ऐसे ही अगर 2n टर्म है तो a r 2n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और अगर हमारे पास जो जीपी है उसमें टोटल टर्म 3n है तो a r 3n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये तो 3 वैल्यू हो गई और अब उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Sn, S3n माइनस S2n, पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, Sn, S3n माइनस S2n। अभी Sn क्या था हमारा, Sn था a r रेज टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और S3n क्या है, S3n ये है तो r 3n माइनस 1 बाय r माइनस 1 एंड माइनस S2n, S2n इज दिस वन। तो यहां मैं लिख देती हूँ a r 2n माइनस 1 बाय r माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। और इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड मास रूल है, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, r माइनस 1 r माइनस 1। तो बस न्यूमरेटर को लिख के और ऐड कर दें, a r n माइनस 1 यहाँ है ये बाय r माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a r 3n माइनस a और ये माइनस a r 2n प्लस a बाय r माइनस 1। यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ था ब्रैकेट के बाहर, तो मैंने उस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, a को इससे मल्टीप्लाई, देन इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे a आ गया। और आप क्या कर सकते हैं, इसको a प्रॉपर लिखो, इस a से इस a को कैंसिल कर दें और यहाँ पर तो क्या बचेगा आपका, rn माइनस 1 बाय r माइनस 1। देखो ये r माइनस 1 है और ये r माइनस 1 है तो 2 है, इसको स्क्वायर कर दूं यहाँ, और यहाँ ब्रैकेट में अगर मैं a कॉमन ले लूं और r2n कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा rn माइनस a, ये तो कॉमन ले लिया तो rn माइनस 1 आ जाएगा। क्या किया यहाँ पर देखो, a r 3n था
AR2N था तो मैंने यहाँ से AR2N कॉमन ले लिया। अब ये 3N में से अगर 2N कॉमन आ गया है तो सिर्फ एक N बचेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने AR3N में से AR2N कॉमन लिया है तो मुझे इसको डिवाइड करना है। कैंसिल, ये 3N है उसमें से मुझे 2N, तो ये इधर आके -2N हो जाएगा क्योंकि पावर इज सेम। 3N में से आप 2N माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? N। वैसे ही यहाँ पे मैंने इसलिए RN लिखा। यहाँ पे AR2N था वही कॉमन लिया है तो वो 1 आ गया। इस चीज को अब आप कैसे लिख सकते हैं? इसको अब हम लिख सकते हैं, देखो A² R2N तो है और ये Rn-1 Rn-1 यानी R⁻n-1 का होल स्क्वायर बाय R-1 का होल स्क्वायर, यानी हर चीज हमारे पास स्क्वायर में है। इसी को थोड़ा और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं AR2N और ये आ जाएगा Rn-1 बाय ये Rn-1 बाय R-1 और फिर इस पूरे का स्क्वायर और इसको नाम दे देते हैं हम 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और ये सब में स्क्वायर था। देखो ये स्क्वायर ये और इसका भी स्क्वायर था, सबको एक साथ ब्रैकेट में रख के और होल स्क्वायर किया। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें होल स्क्वायर है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि वो उसको सॉल्व करके भी यही मिलता है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे हम S2N माइनस SN होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने SN का वैल्यू रखा S2N का वैल्यू रखा, देन SN का वैल्यू रखा और होल स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें वापस यही मिलता है कि नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन देखो कि जो बेस है वो सेम है, तो बस इसका जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज हम A से मल्टीप्लाई करके रख दें। AR2N माइनस A RN माइनस प्लस A बाय R-1 एंड होल स्क्वायर। ये A और A कैंसल और उसके बाद क्या होगा यहाँ से आप A² ले लोगे बाहर और 2R⁻n आ जाएगा कॉमन, तो 2n में से n गया तो एक n बचेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे Rn। A² कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ A कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे A है। AR⁻n कॉमन आ गया तो Rn बचा और यहाँ बचा -1 और यहाँ आ गया R-1 और ये हो गया होल स्क्वायर। तो यही चीज आ गई। यहाँ पर मैंने ये 2 क्यों लिख दिया है? देखो सेम चीज आ गया। AR⁻n बाय R-1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? समीशन R इज इक्वल टू 1 to 10, ये सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं और समीशन का मतलब होता है सम, टोटल। सिग्मा का मतलब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टोटल है। टोटल किसका है? इसका टोटल। और यहाँ पे R क्या है? R है 1 से लेके 10 तक। मतलब इसके अंदर यहाँ पे R के प्लेस में अगर मैं 1 2 3 4 रखती जाऊं तो उसका एक टोटल आएगा और वो टोटल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पूरा नंबर ना लिख के उसको ऐसे लिखा है। तो समीशन R इज इक्वल टू 1 to 10 3 into 2⁻R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और देन हम लिख सकते हैं समीशन R इज इक्वल टू 1 to 10 2⁻R। क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, 3 पे R का कुछ फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि 3 के पास R है ही नहीं। अगर 3 के पास R है ही नहीं तो टोटल में भी वो 3 एज अ 3 ही आएगा। उसे R में आप 1 रखो 2 रखो, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए 3 को बाहर निकाला और इसको, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। 3 ये लिखा हुआ है 2 प्लस 2 R की जगह 1 रख दो
अच्छा पहले 1 रखा, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 और ऐसे करते करते 2⁻10। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह से ना लिख के इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। उसको फिर हमने वापस उसका ये फॉर्म लिखा, और ये फॉर्म लिखने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम देखें कि ये जो भी है वो जीपी है कि नहीं। तो ये एक जीपी है, और ये जीपी है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रेशो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो आएगा। 2 स्क्वायर है, उसमें से एक 2 निकाल दो, एक 2 बचा। 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, अगेन 2 बचा। तो सेम आंसर आ रहा है, तो ये जीपी है। अभी यहाँ पे ये जीपी है तो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो जीपी में प्लस करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम सिर्फ इतने में यूज करेंगे, और इस 3 को जैसा ही है वैसे ही कॉपी करते जाएंगे। तो क्या करना है, आपको 3 लिखना है और यहाँ पर लगा देना है SN। तो SN जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 210 इज GP with A is 2 and R is also 2। अभी हमने देखा कि हमारा R भी 2 था, सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करो तो सेम आपको R मिलेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो SN क्या था हमारा, A 2 RN, R क्या था 2, N क्या है यहाँ पर, टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, टोटल हमारे पास नंबर है 1 to 10, यानी N है हमारा 10। तो 2⁻10 -1 by 2 - 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻10 -1 और 2 - 1, 2⁻10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, 2⁻9 को मल्टीप्लाई करके तो 512 आता है। ये मुझे याद है, होप आपको भी याद होगा, और अगर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करो। इसको जब लास्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 10 = 2 5 = 10, यानी 1024 आता है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 - 1 तो 1 ही हो गया, खत्म हो गया वो, और यहाँ बचा 3 2 = 6, 6 इंटू ये आ गया 1024 -1, तो 6 इंटू 1023, 6 3 = 18, 6 2 = 12, 13 और 6 1 = 6, 6138। क्वेश्चन नंबर 2 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी सॉल्व किया था, लेकिन जैसा अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जो ये चैनल है इस पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। समेशन R is equal to 1 to 10 5 into 3⁻R, इसका सम फाइंड करना है, वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले किया था। 5 को सिग्मा से बाहर निकालो और सिग्मा R is equal to सिग्मा ऐसे बनाओ, R is equal to 1 to 10 3⁻R, और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 देन 3 प्लस 3 स्क्वायर और ऐसा 10 तक जाएगा। ये एक जीपी है तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस 3 प्लस 3 स्क्वायर 310 इज अ जीपी विथ A is 3 and R is also 3। अभी सम फाइंड करेंगे तो 5 है और सम में क्या आता है 3, RN मतलब 3⁻n, n is 10 -1 by 3 - 1, और इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो 3⁻10 का क्या होगा वैल्यू, तो आपकी बुक में जो आंसर है वो यहीं पर है, इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 5 3 ज़ा, या तो आप इसको 15 भी लिख दें, लेकिन बुक में जैसा लिखा है फिर वैसे ही रहने दो। 5/2 इंटू 3 एंड 3 10 -1, ये इस फॉर्म में भी हम आंसर को लिख सकते हैं। या फिर एग्जाम में, वैसे एग्जाम में अगर इतना बड़ा पावर आता है तो आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3⁻10 का ये आंसर आएगा, इसमें से 1 माइनस करो, देन 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो, इतना कुछ नहीं करो,
जो ये आंसर है उसको ऐसे ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ अ हाउस एप्रिशिएट 5% पर ईयर, हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर। मतलब अगर किसी घर का जो रेट है एवरी ईयर 5% एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हमें आफ्टर 6 ईयर इसका प्राइस कितना होगा वो फाइंड करना है। एंड इफ इट्स करंट वर्थ इज 15 लाख, आज 15 लाख इसका अगर रेट है, एवरी ईयर ये कितना इंक्रीज हो रहा है 15% नहीं 5% इंक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर 6 ईयर ये कितना हो जाएगा वो हम फाइंड करेंगे। तो सेम चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के या सिंपल इंटरेस्ट लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर आपको जीपी में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये एक जीपी क्रिएट करेगा, वैल्यू ऑफ हाउस इन एवरी सक्सेसिव ईयर फॉर्म अ जीपी, और जीपी जब ये क्रिएट करेगा तो ए क्या होगा, ए तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब जो फर्स्टली जो उसका रेट था, और वो रेट कितना था 15 लाख, तो ये हमारा हो गया ए 15 लाख। अभी आर कितना होगा, तो आर को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ मैंने लिखा है आर इज 1 + 5/100 एंड दैट इज 1.05। अब ये वैल्यू कैसे आई मैं वो आपको समझाती हूँ कि अगर मुझे ये पता है कि जो पहला टर्म है वो 15 लाख है और सेकेंड टर्म क्या होगा 15 लाख का 5% इंक्रीज होगा, यानी कि 15 लाख में 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया आपका 15 लाख। 15 लाख में मुझे क्या प्लस करना है 15 लाख इंटू 5/100। 5/100 क्यों, क्योंकि 5% ऑफ 15 लाख में फाइंड करूंगी। देखो क्या हो रहा है एवरी ईयर 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ना मतलब 15 लाख का जो भी 5% होगा उतना बढ़ रहा है। तो आज अगर रेट 15 लाख है तो नेक्स्ट ईयर उसका रेट क्या होगा 15 लाख तो रहेगा ही, और प्लस 15 लाख का 5%। तो यहाँ मैंने 15 लाख लिखा है और यहाँ मैं 15 का 5% फाइंड कर रही हूँ, और वो फाइंड करने का ये है तरीका कि 15 लाख लिखा इंटू 5%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, 5 तो है ही, 0 से 0 ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ आपको कितना मिल गया, ये यहाँ पे देखो तो ये 1 2 3, इसको ये 1 2 3 4 5, और एक काम और हम कर सकते हैं कि अगर इसको आप कैंसिल ना करें क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो आप देखोगे कि अगर मैंने 15 लाख यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 5/100। यहाँ से 15 लाख कॉमन आ गया तो आया कितना 1 + 5/100। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म था 15 लाख। अब इसको अगर मैं 15 लाख से डिवाइड करूं तो क्या होगा 15 लाख इज कैंसिल, और आर क्या आ जाएगा 1 + 5/100। आपको क्लियर हुआ, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ आर कैसे फाइंड करना है इस तरह के क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म 15 लाख है, सेकेंड टर्म 15 लाख प्लस 5% ऑफ 15 लाख, तो इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ से 15 लाख ले लिया कॉमन, 1 + 5/100 आ गया, फिर दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तभी आपको आर मिलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1 + 5/100 ये हमें मिल गया आर। और इस 1 + 5/100 को जब आप सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा आंसर, देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 + 5/100, तो ये हो गया 105/100, और इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 1.05। तो आप समझ गए कि आर कैसे हमारा 1.05 आएगा। और अब हमें क्या करना है 6 ईयर के बाद उसका कितना प्राइस होगा। तो जब हम जीपी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 ऐसे ही बाकी के टर्म होंगे, यानी T1 सेकेंड इज T2 और ऐसे ही करके जो 6 टर्म है वो है T6। मुझे क्या फाइंड करना है आफ्टर T6 यानी 6 टर्म के बाद 6 ईयर के बाद उसका प्राइस, यानी मुझे फाइंड करना है T7।
इसमें कितने बार क्या होता है कि हम बाय मिस्टेक T6 फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें 6 ईयर में कितना होगा वो फाइंड नहीं करना है। 6 ईयर के बाद उसका प्राइस कितना होगा, तो 6 ईयर के बाद मतलब 7 ईयर में नेक्स्ट टर्म T7 फाइंड करेंगे तो AR 7 - 1, क्योंकि AR n-1 फॉर्मूला होता है, n के प्लेस पे आपको 7 रखना है। A क्या है हमारा, इसको मैं यहां सॉल्व करती हूँ। A तो था 15 लाख और 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 आ गया। R क्या आया था हमारा, R आया था 1.05 और पावर आ गया आपका 7 - 1 इज 6। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी बुक में 1.05 रेज टू 6 का वैल्यू दिया हुआ है। अगर एग्जाम में भी आपको वैल्यू गिवन आता है तब तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो ये बिल्कुल इसको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप 15 लाख को यहाँ पर अगर आप 00 ना भी लिखना चाहें तो सिर्फ 15 लाख लिख सकते हैं, और 15 लाख को जब हम 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.1 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने टाइम के बाद उसका जो अमाउंट है 10,000 रुपीज का वो डबल हो जाने वाला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे अभी जितना भी आपका प्रिंसिपल है उसमें जो 1 ईयर में जो भी इंटरेस्ट आता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। इस तरह से हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। अभी हम देखेंगे उसका फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के बाद वो डबल हो जाएगा वो फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो यहाँ लिखा है मैंने P इज इक्वल टू ₹10,000, R इज 8% पर एनम, लेट द मनी विल बी डबल्ड आफ्टर एन ईयर। एज्यूम कर लिया, मैथ्स में हम यही करते हैं कि एन ईयर के बाद वो डबल होने वाला है, ऐसा हम समझ कर। तो एन ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा पहले हम ये देख लें, क्योंकि अमाउंट हमें पता है कि अगर एन ईयर के बाद उसका अमाउंट डबल होने वाला है मतलब वो हो जाएगा 20,000। तो यहाँ हमने एन ईयर एज्यूम किया है तो पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैथ्स में एक और चीज आपको याद रखना है कि मोस्टली जो चीज हमें गिवन है फॉर्मूला हम उसी का लगाते हैं। अभी हमने एज्यूम किया कि एन ईयर के बाद उसका अमाउंट डबल होने वाला है और डबल हमें पता है कि 20,000 हो जाएगा। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे उसी अमाउंट का ही। तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट में P 1 + R/100 पावर n। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल 10,000 है, R 8 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.08 मिलेगा पावर n। लेकिन यहाँ लिखा है मैंने अवर अजम्पशन इज अमाउंट आफ्टर n ईयर वुड बी 20,000, और ये जो हमने सॉल्व किया है तो ये आया हमारा अमाउंट आफ्टर n ईयर, मतलब ये डबल होके इतना हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये 20,000 के इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको इक्वल टू 20,000 लिखा। ये जो 1,000 है 10,000 इसको इधर ट्रांसपोज किया, 0 0 इज कैंसिल, आंसर आया 2, यानी 1.08 रेज टू n इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमको वो देखना है। हमारी बुक में क्या है, क्वेश्चन में 1.08 रेज टू 5 का वैल्यू दिया हुआ है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को 1.08 रेज टू n इज इक्वल टू 2, यहाँ से हम n की वैल्यू लॉग से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बुक में 1.08 रेज टू 5 का वैल्यू दिया है तो उसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अगेन अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू भी लिख कर आएगा। 1.08 रेज टू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.47। अब इसी का जब हम डबल करें यानी पावर 10 कर दें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2.16, जो कि अप्रॉक्स है किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.08 रेज टू 10 इज इक्वल टू 2 रेज टू, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं
इसको आप लिख सकते हैं 1.08 और यहाँ पर लिखा हुआ था n 1.08 10 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये जो n है, ये n क्या है हमारा, ये n है, देयरफॉर n इज 2 और n इज 2 इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी n इज नॉट 2, n इज 10। n इज क्यों 10? क्योंकि यहाँ पे क्या था 1.08 रेज टू n इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ n के प्लेस पे हमने 10 रखा और 10 क्या है, 10 है हमारा सॉरी टाइम, कि कितने टाइम के बाद उसका जो प्राइस है वो डबल होगा, वो हमने n एज्यूम किया था। तो इसका मतलब कि 10 ईयर के बाद उसका प्राइस डबल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।